नमस्कार प्रिय बंधुओं, कैसे हो आप? अच्छे हो? विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास में आज हम काल विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे की जो भी अपनी क्लासें रही दोस्तों, जो अपनी जस्ट पीछे वाली क्लास थी, वो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बताया था। और उससे पीछे की जो क्लास थी उसमें थे कि हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा। तो दोस्तों, पीछे की क्लासों को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया है। इसी कड़ी में आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज का जो अपना शीर्षक है वह है काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। चलो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं अपन। काल विभाजन। काल विभाजन दोस्तों, काल विभाजन में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। ये दोनों ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन का अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। तो चलो विद्यार्थियों, नंबर 1 पर सबसे पहले मैं लेता हूं गारसा द तासी। गारसा द तासी। और नंबर 2 पर शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर नोट लगा करके गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। इन दोनों इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथों में अपने इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। आ गई बात दोस्तों समझ में कि गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कोई काल विभाजन नहीं किया था। इन दो इतिहासकारों ने काल विभाजन का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया अपने इतिहास ग्रंथों ने। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 3। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 3 नंबर पर यहां से दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर सामने आता है और बहुत ही कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया। तो वो यही महानुभाव हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन का 1888 ईस्वी में पहली बार प्रयास किया। तो चलो हिंदी साहित्य सर हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में पहली बार किया। 1888 ईस्वी में पहली बार किया। ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किन्होंने किया। तो आपका उत्तर वहां होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और ये आप ध्यान भी रखना आपको अच्छी तरह कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारशद ताशी ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास तो किसने किया था? गारशद ताशी ने किया था। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रथम प्रयास वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 1888 ईस्वी में पहली बार किया था। 1888 ईस्वी में पहली बार किया था। अब आगे इन्होंने अपने ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त किया जो कि प्रत्येक कालखंड प्रत्येक अध्याय
प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को दर्शाता है। एवं ये निम्नानुसार हैं। एवं ये निम्नानुसार हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त किया। दोस्तों, कई किताबों में 12 अध्याय दिए हुए हैं और 12वें अध्याय को उन्हें विविध माना है। लेकिन एक बार आरपीसी ने प्रश्न पूछा था कि जॉर्ज ब्रायन ग्रियर्सन का ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है, तब आरपीसी ने उत्तर 11 ही माना था और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 11 ही मानकर पढ़ा रहा हूं। तो उन्होंने अपने ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय वो एक कालखंड को दर्शाता है और जो कालखंड है 11 वो निम्नानुसार है, जिसका मैं विवरण आगे दे रहा हूं दोस्तों आपको। तो दोस्तों, इन्होंने अपने ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त किया, जो कि प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को दर्शाता है। चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 अध्याय। एक अध्याय चारण का। नंबर इनके एक जो पहला अध्याय है उसका नाम है दोस्तों चारण काल। 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 1300 ईस्वी तक। 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चारण काल। प्रथम है चारण काल, जिनका समय इन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है दोस्तों। नंबर 2 नंबर 1 उन्होंने चारण काल दिया, पहले अध्याय का नाम। दूसरे का है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। पंद्रहवीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। पंद्रहवीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। नंबर 3 मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। तीसरा काल का उन्होंने नाम लिखा मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। पहला काल है उसका नाम है चारण काल। दूसरा जो काल है उसका नाम है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। और नंबर 4 ब्रज का कृष्ण काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य दोस्तों। ब्रज का कृष्ण काव्य। नंबर 5 मुगल दरबार। नंबर 5 है मुगल दरबार। नंबर 6 तुलसीदास। नंबर 6वां जो अध्याय है दोस्तों उसका नाम है तुलसी दास। नंबर 7
रीति काव्य। नंबर 7 है वो है रीति काव्य। क्या समय माना है इन्होंने? 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक, 1692 ईस्वी तक रीति काव्य का 7 अध्याय हो गए दोस्तों। प्रथम है चारण काल। प्रथम क्या चारण काल? इसका समय 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। चारण काल के बाद में आया धार्मिक पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी का। फिर मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। 3 नंबर पर है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। 4 नंबर पर है ब्रज का कृष्ण काव्य। फिर 5 नंबर पर है मुगल दरबार। 5 नंबर पर क्या दोस्तों? मुगल दरबार। 5 नंबर का जो अध्याय है, 5वां अध्याय है, उसका नाम है मुगल दरबार। 6ठे अध्याय का नाम है तुलसीदास। 7वें अध्याय का नाम है रीति काव्य। रीति काव्य है दोस्तों इसका नाम। फिर 8वें अध्याय, या अगले पेज में पर चलते हैं अपन, पेज नंबर अगले पर देखो, 8वां अध्याय तुलसीदास तुलसीदास के तुलसीदास के परवर्ती कवि, तुलसीदास के परवर्ती कवि, बाद वाले कवि, तुलसीदास के परवर्ती कवि मतलब तुलसीदास के बाद में आने वाले कवि। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 9 है दोस्तों 18वीं शताब्दी। नंबर 9 क्या है दोस्तों? 18वीं शताब्दी। नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 10 कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और अंतिम जो अध्याय 11वां वो है दोस्तों महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 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 तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 1888 ईस्वी में काल विभाजन का पहली बार प्रयास किया और अपने ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त किया। और प्रत्येक अध्याय है वो एक कालखंड में विभक्त है या कालखंड को दर्शाता है। तो जो 11 अध्याय हैं उनके मैंने नाम लिखे हैं दोस्तों। परीक्षा में अध्यायों के बारे में नाम पूछने के कम ही चांस है दोस्तों। ये पूछ सकते हैं कि प्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया, ग्रंथ का नाम पूछ सकते हैं ग्रियर्सन के, कब प्रकाशित हुआ और कितने अध्याय हैं। अध्याय पूछ लेते हैं कि अध्यायों की कुल संख्या कितनी है, या ऐसे दे सकते हैं कि 6ठे अध्याय का क्या नाम है या पहले अध्याय का क्या नाम है। तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन मतलब ज्यादा डीपली पूछने का चांस कम है। तो पहला अध्याय उसका नाम चारण काल है। 6ठे अध्याय का नाम क्या है? रीति काव्य है। तो पहला अध्याय क्या दोस्तों? चारण काल। 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का इसका समय है चारण काल का। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। दूसरा जो अध्याय दोस्तों उसका नाम है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर तीसरा जो अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता।
तीसरा अध्याय का क्या नाम, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। पहला अध्याय का नाम चारण काल। दूसरा अध्याय 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा फिर मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा मुगल दरबार। पांचवा अध्याय का नाम तुलसीदास। छठे अध्याय का नाम रीति काव्य। क्या रीति काव्य। तो पांचवे का क्या नाम है, मुगल दरबार, तुलसीदास और रीति काव्य। ये छोटे नाम है। आप शुरुआत में 4 नाम याद करना पहले, फिर 3 नाम एक साथ करना। पहले क्या, चारण काल, फिर 15वीं शताब्दी, फिर जायसी और फिर ब्रज। ऐसे याद कर लेना आप। पहले में तो चारण काल, फिर 15वीं शताब्दी, फिर जायसी, फिर ब्रज का कृष्ण काव्य, फिर मुगल दरबार आ जाएगा। मुगल दरबार के बाद में तुलसीदास, तुलसीदास के बाद में रीति काव्य आएगा दोस्तों। बाद में रीति काव्य का 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक है दोस्तों इसका वर्णन। और ये है ब्रज का कृष्ण काव्य है दोस्तों, इसका है 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का समय इसका। 1300 ईस्वी से क्या है दोस्तों, 1500 ईस्वी तक। अब आगे नंबर 8, तुलसीदास के परवर्ती कवि। तुलसीदास के परवर्ती कवि मतलब तुलसीदास का जो काव्य है उसके परवर्ती कवि। 1600 से 1700 ईस्वी तक का इसका समय। तुलसीदास के परवर्ती कवि फिर नौवा है 18वीं शताब्दी। नौवा अध्याय का क्या नाम है दोस्तों, 18वीं शताब्दी। नौवें अध्याय का नाम है 18वीं शताब्दी। फिर 10वें स्थान का है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 10वां और 11वां तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। कंपनी के शासन में फिर महारानी विक्टोरिया। 11वां का नाम महारानी विक्टोरिया, तो वो वहां की रानी से संबंधित हो जाएगा 11वां अध्याय। तो 10वां अध्याय का क्या नाम, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां अध्याय है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 8वें का तुलसीदास के परवर्ती कवि और 9वें का 18वीं शताब्दी। 9 दूनी 18। 9वें का कैसे याद रखोगे आप, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो 18वीं शताब्दी 9वें का याद हो गया। 10वें का कंपनी का शासन आ गया, और फिर कंपनी के शासन बाद में महारानी विक्टोरिया का शासन आ गया। तो ये 9, 10, 11 तो ट्रिक से याद रह जाएंगे। 9वें का नाम 18वीं शताब्दी, 9 दूनी 18। तो ये है दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक। और मैंने आपको समझाया कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है, इन्होंने काल विभाजन का पहली बार प्रयास किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अब अपन देखते हैं कि इनका जो काल विभाजन है इसमें वैज्ञानिकता का अभाव था, और अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। इस काल विभाजन को उपयुक्त नहीं माना गया है, इसे एक शीर्षक मात्र कहकर पुकारा गया है। तो अब आगे देखो, विशेष विशेष। विशेष में देखो नंबर 1 पॉइंट, इनके काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव। इनके काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने, इनके काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण एवं अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण
कारण कारण ग्रियर्सन के काल विभाजन को उपयुक्त नहीं माना गया है। उपयुक्त नहीं माना गया है। उपयुक्त नहीं माना गया है। इसे शीर्षक मात्र कहकर शीर्षक मात्र कहा गया है। इसे शीर्षक मात्र कहा गया है। आई बात समझ में दोस्तों कि इनके काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है और साथ ही साथ में क्या है, अध्यायों की संख्या अधिक है। कुल कितने अध्याय? 11 अध्यायों में विभक्त है ये इनका इतिहास ग्रंथ। तो अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण और वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण इनके काल विभाजन को उपयुक्त नहीं माना गया है। इसे शीर्षक मात्र कहकर पुकारा गया है। तो इसे शीर्षक मात्र कहकर पुकारा गया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो कवियों का जो पद्धति है वो कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया था। ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण करके इस ग्रंथ को लिखा था। तो यह है दोस्तों ग्रियर्सन के जो काल विभाजन है उसके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया और आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में भी आया होगा दोस्तों कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उनका जो काल विभाजन है वो सबसे पहले प्रयास इन्होंने किया था दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप जरूर इस क्लास का अध्ययन करें और जो मैंने बताया कि ये जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई कि इनके सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया और इनके ग्रंथ में अध्यायों की जो संख्या वो कुल 11 है दोस्तों। और गार सदैतासी एवं शिव सिंह सेंगर ने गार सदैतासी और शिव सिंह सेंगर ने साहित्य इतिहास में किसी भी प्रकार का क्या दोस्तों प्रयास नहीं किया, काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है ये दोस्तों कि किस इतिहासकार ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। आपको उत्तर दे दे शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका उत्तर क्या होगा? वहां शिव सिंह सेंगर होगा कि मतलब उन्होंने कोई काल विभाजन नहीं किया। प्रथम दो जो इतिहासकार हैं, सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा था गार सदैतासी ने लिखा था, फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा था और दोनों ने ही वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया था दोस्तों अपने इतिहास ग्रंथों में। और इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का जो सबसे पहले जो प्रयास है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, लेकिन इनके काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण और अध्यायों की संख्या 11 होने के कारण इनके काल विभाजन को उपयुक्त नहीं माना गया है और इसे शीर्षक मात्र कह करके पुकारा गया है दोस्तों। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले पूछा भी गया है और ये दूसरी लाइन भी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता भी सकते हैं कि दोस्तों आपको किस प्रकार की पढ़ाई चाहिए। विद्यार्थियों पिछले साल अपनी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों की ही भर्तियां आई थी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना भाग्य आजमाया था इसमें, लेकिन कुछ विद्यार्थी सफल नहीं हो सके। उन्हें निराश नहीं होना दोस्तों, आगे जल्द ही 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रिट की भर्तियां आने वाली है दोस्तों। एक बार
फिर आपको मौका मिल रहा है तैयारी करने का। तो दोस्तों आप होशो हवास के साथ एक बार फिर तैयारी में जुट जाए। जरूर आपकी मेहनत है वो एक दिन रंग लाएगी, आपके सपने हैं वो एक दिन जरूर दोस्तों सफल होंगे, आपके सपने जरूर हैं वो पूरे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जल्द ही जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी सेकंड पेपर में जिनके हिंदी है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं जल्द ही सीकर के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। पर डे की टेस्ट सीरीज, एक दिन जीके की टेस्ट, जीके का पेपर लगेगा और दूसरे दिन हिंदी का, और डेली टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। जब विज्ञापन आ जाएगा और उसके बाद में सिलेबस आ जाएगा, तो जो ही सिलेबस आएगा उसके तुरंत बाद में मैं ये टेस्ट सीरीज है वो सीकर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्तर पर चालू करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। शुभ दिन, शुभ समय।